हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक खुद का जानवर पनपता है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ उसे समय पर बाहर निकालते हैं और कुछ बेवजह निकालते हैं। तो आज की कहानी में इन्हीं इंसानी जज्बात और दुनियावी दर के बीच के अंतर को हम समझेंगे। बेथ नाम की औरत जो बेहद ही डरी और सहमी हुई जंगल में इधर से उधर भटक रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी भयानक चीज को उसने बहुत ही करीब से देख लिया हो। यहाँ हम बेथ के सर पर बाल भी नहीं देखते, तभी उसकी आंख खुल जाती है और पता चलता है कि ये एक बस भयानक सपना था जो वो खुद देख रही थी। दरअसल बेथ अपने पति हेनरी के साथ अमेरिका के जंगलों में समय बिताने के लिए आई है, क्योंकि अभी अभी उसे कैंसर से जीत हासिल हुई है, यानी कि अब वो कैंसर से मुक्त हो गई है। इसीलिए अब ये दोनों थोड़ा समय साथ बिताने यहाँ आए। आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक तरह से जीत का जश्न मनाने आए। देखते हैं आखिर ये सफर इनका कहाँ तक चलता है। क्या सच में हर जीत के बाद जश्न जरूरी होता है? सुबह होती है, हेनरी अपने आगे के प्लान के बारे में सोच रहा था। उन्हें आज जंगल के बीच में जाना है और वहीं कैंपिंग करनी है। हेनरी मैप में देखकर दो रास्तों का जिक्र करता है, एक जो इन्हें आसानी से इनकी मंजिल तक पहुंचा देगा, तो वहीं दूसरा रास्ता जिसमें थोड़ी कठिनाइयां होंगी। लेकिन बेथ दूसरे रास्ते को चुनती है क्योंकि वो नहीं चाहती कोई भी उसे कमजोर समझे। हालांकि अभी उसके शरीर में वो जान नहीं है जो पहले थी, लेकिन फिर भी वो जिद्दी हो चुकी है। लेकिन हेनरी उस पर ज्यादा जोर नहीं देता। उसका जो दिल करता है वो उसे वो कह देता है, क्योंकि अभी वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो चुकी है, जो स्वाभाविक भी है। अब प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए ये दोनों आगे को बढ़ रहे थे। बेथ को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता था ये, लेकिन उसने इस बारे में उसे नहीं बताया। कुछ दूर जाने पर इनके सामने कुछ पत्थर आ गए, जिन्हें पार करते हुए हेनरी ने बेथ को हाथ दिया ताकि वो उसकी मदद से ऊपर आ सके। लेकिन उसने जिद के कारण हाथ को नहीं पकड़ा और खुद के दम पर चढ़ने की कोशिश की, और इसमें वो खुद के एक पैर को जख्मी भी कर लेती है। लेकिन दूसरी बारी भी उसने हाथ नहीं पकड़ा और खुद ही जैसे तैसे ऊपर चढ़ गई। लेकिन हेनरी समझ गया कि इन्हें अब यहीं पर अपना कैंप लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो जिद को लेकर चलती रहेगी। पर उसे तो समझदारी दिखानी होगी, इसीलिए उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दी ताकि आग जला सके। तो वहीं बेथ अपने जख्म को साफ करने के लिए बह रही छोटी सी नदी के किनारे चली जाती है, वो भी अकेले। लेकिन जब उसने पानी उठाया तो उसमें कुछ खून के अवशेष थे, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी नजर नदी के दूसरे छोर पर पड़ी तो देखा कि वहां पर एक भालू पड़ा हुआ है, पर कुछ ज्यादा ही अजीब हालत में। इसीलिए उसने हेनरी को आवाज लगाई और उसकी हालत को दिखाया। दरअसल किसी ने उसे मारकर उसकी खाल को उतार लिया। हेनरी का कहना था कि यह जरूर किसी शिकारी का काम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है, पर रेंजर को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे जानवरों को इतनी बुरी तरह से दर्द देकर मानने का क्या मिलेगा। अब उन्हें खैर कुछ देर इस टॉपिक पर बात चलती है, लेकिन फिर इन्होंने उसे इग्नोर करके अपने डिस्कशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हेनरी ने कैंप को बना दिया, आसपास थोड़ी सजावट भी कर दी ताकि बेथ को अच्छा लगे। अब रात में इन्होंने आग जलाई और फिर उसे उसके हॉस्पिटल का बैंड दिया, जिसे पहनकर उसे अपने अतीत के कुछ मुश्किल बिताए हुए समय याद आए, और इसी वजह से उसे आग में फेंक कर एक नए दौर की शुरुआत करती है। इसलिए बेथ तैयार नहीं थी, वो रोने लगी क्योंकि वो समय बहुत ही दुख भरा था। पर हेनरी के समझाने पर उसने उसे आग में फेंक दिया और सब कुछ भुला दिया। अतीत तो मिट गया, पर अब कुछ नए किस्से इनकी जिंदगी में जुड़ने वाले। जो क्या है वो आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। इतनी ही देर में एक गोली की आवाज सुनाई दी जो काफी दूर से आई। हेनरी ने सोचा कि उन्हें रेंजर को इत्तिला कर देना चाहिए, लेकिन बेथ ने मना कर दिया क्योंकि इससे उनकी ट्रिप खराब हो जाएगी। फिलहाल अब ये सोने के लिए चले गए। कुछ बुरे सपने आते हैं जिसमें वो हॉस्पिटल के बाहर लेटी हुई है। एक अजीब सा प्राणी उसके जख्मों को बुरी तरह से चाट रहा है। अचानक उसकी आंख खुल गई और थोड़ी देर के लिए वो बाहर आई, जहां उसे कुछ अजीब सा लिक्विड जैसी चीज गिरी पड़ी मिली। तभी उसके सामने हेनरी आ गया, जो देखकर वो हैरान हो गया कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रहा है। उसने कहा कि वो तो तब से यहीं पर बैठा है, बस वो ही सोने के लिए चली गई। इस बीच इन्हें कुछ अजीब सी आहट भी सुनाई देती है, इसीलिए ये फौरन अपने कैंप के पास भाग कर गए। देखा कि किसी ने इनके पूरे कैंप को खराब कर दिया। लेकिन बस यही नहीं, उनके कैंप के चारों ओर हम उसी लिक्विड को बिखरा हुआ देखते हैं, जिससे सबसे पहले बेथ ने शुरुआत में देखा था। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हमने आज तक कभी नहीं देखा, या फिर कोई शिकारी जो इनके साथ सिर्फ मस्ती कर रहा है? खैर ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, बस अंत तक बने रहिए। फिलहाल ये दोनों वहां से निकलते हैं, क्योंकि इनके पास ना ही कुछ खाने को बचा ना ही पीने को। ऊपर से इनके फोन, रेडियोस, मैप सब कुछ खराब हो चुके हैं या फिर टूट चुके हैं। खुद के अंदाजे से ही आगे की ओर बढ़ना होगा, लेकिन ध्यान रहिए जंगल बेहद ही घना है। बस एक गलत कदम और सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ सकता है। दोनों ने भागना शुरू किया, अभी तो यही बस करते हैं। लेकिन तभी इनके सामने एक अजीब सा ब्लैक स्मोक आ गया, जिसने मानो बेथ को अपने आगोश में ले लिया। अब वो उसे देखते ही रह जाती है, पर हेनरी उसे फौरन लेकर दूर भागा। दोनों जाकर एक पेड़ की तनी से पीछे छुप गए और वहीं पूरी रात गुजारी। उजाला हुआ, इन्होंने सबसे पहले पानी पिया। इस बीच बेथ को फिर से कुछ दिखाई दिया।
और इस बारी हमने साफ साफ देखा कि वो किसी चीज के वश में आ चुकी है। लेकिन एक बार फिर से हेनरी ने उसे आवाज लगाई, उसका पैर एक ट्रैप में फंस चुका है। वो उसके पास भागती गई और फौरन ट्रैप को हटाया, लेकिन घाव ज्यादा हो चुका है, इसीलिए वो सही से चल नहीं पा रहा है। तो उसने फैसला किया कि वो खुद अकेली ही आगे जाएगी ताकि किसी की मदद ला सके। इसीलिए उसने हेनरी को वहीं एक पेड़ के सहारे से लेटा दिया और खुद आगे गई। उसके हर एक कदम पर मानो कोई बुरी शक्ति उसका पीछा कर रही हो, उसके पास घूम रही हो, जिस चीज का एहसास उसे काफी अच्छे से हो रहा है। अब आगे जाने पर उसे एक खंडर दिखाई देता है जिसके बीच में एक कुआं था। शायद ये कभी कोई बस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज खंडर। जब बेथ ने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। दरअसल दोस्तों, वहां पर इंसानी खाल लटकी हुई थी, वो भी एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में, जिससे डरकर वो भागने लगती है। लेकिन अब वो शक्ति फिर से उसका पीछा कर रही है और इतने में अचानक से वो किसी की पकड़ में आ जाती है जो उसे खींचकर एक पेड़ के नीचे छुपा लेता है। दरअसल ये एक आदमी था जिसने उसे उस शक्ति से बचाया था, जो उसी पेड़ पर बैठी थी। दरअसल ये भी उन्हीं की तरह शक्ति से लड़ रहा है, लेकिन उसे काफी समय हो गया यहाँ पर, इसी ये साफ पता चलता है। अगर जो कोई भी यहाँ आता है वो सिर्फ उसी शक्ति की मर्जी से वापस जाता है। फिलहाल अभी तो वो शख्स इन दोनों को लेकर अपने अड्डे पर जाता है और उन्हें कुछ खाने को देता है। पहले तो हेनरी और बेथ को लगता है कि ये आदमी सही नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। पर कुछ ही देर बाद उसने बताया उसका नाम विन है और वो यहाँ उसी शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो जीत हासिल उसे नहीं हुई। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हेनरी के पैर की हड्डी बाहर आ चुकी है। बेथ उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर बस वो चिल्लाया जा रहा है और कुछ नहीं। जो शोर विन को पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने एक ही झटके में उसके पैर की हड्डी को ठीक कर दिया। फिर सोने को कहा, क्योंकि रात में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। पर इन दोनों को कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। इन्होंने विन से पूछा कि आखिर वो यहाँ कैसे आया और ये चीज कौन है। तो उसने बताया कि वो भी उन्हीं की तरह यहाँ पर घूमने आया 8 महीने पहले, लेकिन अभी तक घर नहीं जा पाया। इस शक्ति को इंडिगो कहते हैं, जो कि उन इंसानों का शिकार करते यहाँ अमेरिकन जंगलों में घूमने के लिए आते हैं। बाद में उनकी खाल को उतार देती है। इससे पहले आज तक इन दोनों को ऐसी कोई बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब इन्होंने खाल देख ली तो इन्हें यकीन हो चुका, क्योंकि सारे मंजर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इतनी सब बात हो रही थी, पर बेथ की नजरें सिर्फ एक ही जगह पर टिकी थी। वो थी विन के गले में पहना हुआ लॉकेट, जिसमें एक लड़की की फोटो थी। खैर, सुबह हुई। विन ने कहा कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम चलोगी। इसे यहीं पर रहने दो, क्योंकि ये अभी चलने की हालत में नहीं है। बेथ मान गई। यहाँ वो असल में शिकार करने उसी इंडिगो का गया था, जो अभी तक सामने सिर्फ धुएं की शक्ल में आ रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब विन अपनी गोली से उसे मार सकता है, या फिर उसे कुछ ऐसा पता है जो औरों को नहीं पता है। यहाँ भी बेथ की नजरें उसी लॉकेट पर थी, जिसके बारे में आखिरकार वो बता ही देता है कि ये उसकी बेटी एडिसन थी, जिसके साथ वो इस जंगल में घूमने आया। लेकिन उस दरिंदे ने उसकी बेटी को उससे छीन लिया, और उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब वो उसकी जिंदगी उससे छीन कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी देर हो गई वहां बैठे बैठे, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो इन्होंने अपनी जगह बदल ली, पर वहां भी कुछ नहीं था, इसीलिए अब ये वापस लौटने लगे। लेकिन तभी अचानक से विन कहीं गायब हो गया। अब बेथ को फिर से वही ब्लैक स्मोक दिखाई देने लगा। वो बेचारी डर के मारे भागने लगी, लेकिन आखिर कहाँ तक भाग पाती। अंत में उसने भी हिम्मत खो दी। पर ये क्या, वो शक्ति उसे बस छू कर गुजर गई, उसने उसे मारा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इतने में वहां पर विन आ गया शूट करते हुए। तब उसे समझ आया कि ये विन की चाल थी, वो उसे बस एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पर यहाँ इतना तो हमें पता चल गया कि वो बुरी शक्ति बस उन्हीं लोगों को मारती है जो असल में परेशान या फिर बीमार होते हैं। लेकिन बेथ तो अब ठीक हो चुकी है, तो फिर ये क्यों पीछे पड़ी है? इसी सवाल का जवाब विन उसे पूछता है कि क्या वो अभी भी बीमार है। हालांकि अब तक बेथ ने उसे नहीं बताया कि वो पहले बीमार थी, पर विन को ये अच्छे से पता था। विन को अच्छे से पता था कि वो शक्ति सिर्फ बीमार लोगों के पीछे नहीं पड़ती। तब उसने खुलासा किया कि उसे कैंसर था। फिर वो ठीक हो गई, लेकिन बाद में वो वापस लौट आया, और इस बारे में अभी तक उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। यहाँ में असली राज पता चला, इसी वजह से वो शक्ति बेथ के पीछे है, क्योंकि वो बीमार है। तो उसने खुलासा किया कि उसे कैंसर था, फिर वो ठीक हो चुकी है, लेकिन बाद में वो कैंसर फिर से लौट आया। और इस बारे में उसने अभी तक अपने पति को कुछ बताया नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ समय कुछ बिताना चाहती हूँ। अब सब लोगों के सो जाने के बाद बेथ ने उस गुफा का थोड़ा मुआयना लिया, जिसमें उसे एक बंकर जैसा कुछ मिलता है। अब जब वो उसके अंदर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ असल में उन लोगों की लाशें थी जो कि बच गए थे, लेकिन बाद में विन ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, ताकि वो किसी भी तरह करके उस एंटिटी को खत्म कर सके। अब वो इन दोनों के साथ भी ऐसा ही करने वाला है। तभी विन जाग जाता है और बेथ को पकड़ लेता है। तो बेथ कहती है कि वो हत्यारा है, उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उन मासूम लोगों को भी मार दिया जो उसके पास मदद लेकर आए थे। पर अब वो हेनरी को ले जाने वाला है, क्योंकि उसका कहना था कि वो मरने ही वाला। इससे बेहतर है कि उसकी कुर्बानी किसी काम आ जाए। लेकिन बेथ उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वो चाहे तो उसे ले जा सकता है। वैसे भी वो एंटिटी शायद उसे कुछ चाहती है।
ऐसे में उसे ज्यादा समय मिलेगा उसका शिकार करने का। उसने बड़ी मिन्नतें की, तब जाकर आखिर में विन मान गया। फिर उसे लेकर बाहर आया। तब बेथ ने पूछा कि आखिर उसे क्या करना होगा, क्योंकि आज से पहले वो कभी किसी का चारा नहीं बनी। क्या उसे लटकना है या फिर चिल्लाना है? विन कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक वो एंटिटी हमला करती है, पर उसका हमला करने का तरीका अलग था। वो पहले इंसान को कमजोर करती है, उसे खुद की कमजोरी को दिखाकर उसे लाचार करती है, जैसे अभी उसने विन को किया, उसकी बेटी की झलक को दिखाकर, जिससे कि वो उसके ख्वाबों में खो गया। और इसी का फायदा उठाकर वो एंटिटी उसे घायल कर देती है। तब बेथ भागते हुए उसके पास आई और कहा कि चलो अब बस बहुत हुआ, ये सब छोड़ दो। लेकिन घायल होने के बावजूद विन ने हार नहीं मानी। इस बारी वो उसे पकड़कर एक फांसी के फंदे पर लटका देता है और फिर उसे उस पर चढ़ा देता और चीखते हुए कहता है कि मेरे सामने आओ, वरना मैं इसे मार दूंगा। ऐसा नहीं है कि बेथ ने कोशिश नहीं की, लेकिन अंत में जब उसे बंदूक की नोक पर ले लिया गया तो वो खुद ब खुद ऊपर चढ़ गई। लेकिन जब यहाँ थोड़ी देर हो जाती है तो बेथ अपनी जेब से एक नोकीली चीज निकालती है। जैसे ही विन मुड़ता है उसके गले में वो धारदार चीज घुसा देती है, जिससे वो मरता तो नहीं, लेकिन हाँ तड़पने जरूर लगता है। शायद कुछ देर में उसका अंत हो जाए। पर यहाँ बेथ के साथ भी एक हादसा हो जाता है। जिस लकड़ी पर वो खड़ी थी वो अचानक टूट जाती है, जिससे उसका गले का फंदा लटकने लगता है। पर न जाने कैसे कब वो मरने वाली होती कि तभी वो रस्सी टूट गई, जिससे वो नीचे गिर गई और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद उसने भागना शुरू किया, पर जाने अनजाने में वो फिर से उसी खंडर में पहुंच गई जहां से इस बारी विन की खाल दिखी, यानी कि वो भी उस शक्ति का अब शिकार हो चुका है। लेकिन तभी बेथ के साथ कुछ अजीब होता है, मानो वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। दरअसल उस एंटिटी ने अब उसे पूरी तरह से अपने वश में ले लिया। जब उसकी आंख खुली उसने खुद को एक पत्थर पर लेटा हुआ पाया, जिस पर कुछ आकृतियां बनी हुई है, जिसे देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि ये वही जगह है जहां वो लोग खुशी खुशी खुद को इस एंटिटी के हवाले कर देते हैं। लेकिन वो लोग कौन होंगे ये सिर्फ ये एंटिटी ही चूज करती है। जैसे कि उसने बेथ को चुना क्योंकि उसका दिल साफ था। भले ही वो बीमार थी, लेकिन उसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। शायद इसीलिए वो अभी जिंदा है, पर बलि देने के लिए वो तैयार नहीं है और इसीलिए वो भागने लगती है। लेकिन हर बारी वो वहीं लौट कर वापस आती है और इसीलिए इस बारी उसने विन की कही बात याद करी, जब ये एंटिटी फिजिकल फॉर्म में होती है तो हम उसे मार सकते हैं। इसीलिए इस बारी जब वो उसके करीब आई तो उसने चाकू से उस पर वार किया, जिससे उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। वो गिर पड़ा और अंत में उसके शरीर से वो कीड़ा बाहर आया जो बेथ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। शायद इसी के अंदर सब कुछ है, लेकिन बेथ ने उसे कुचल कर मार दिया और फिर उस जगह से फौरन बाहर आ गई, अपने पति के पास पहुंची, जिसे लेकर वो इस जंगल से निकल गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।